ओके, अंडरस्टैंड द पार्ट कि दिस आंसर राइटिंग ना, इट्स गोना हेल्प यू बहुत ज्यादा। जो है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। चाहे तुम सीएपीएफ के एसए की अगर बात करो, या तुम जीएस आंसर राइटिंग की बात करो, या उस जीएस के रिवीजन वाले की बात करो। ठीक है, दिस थिंग इज गोना हेल्प यू वे मोर देन यू थिंक। तो आई सजेस्ट कि प्लीज गेट ऑन विद इट, इसके साथ शुरू हो जाओ इस चीज के साथ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज के दो आंसर्स को, फटाफट डिस्कस करते हैं। एक और नई चीज है जो दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है दैट वी आर डीलिंग विद टुडे इज, ये कल से हम पढ़ रहे हैं जो ज्योग्राफी का स्टैटिक वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो होपफुली इससे जो ज्योग्राफी का स्टैटिक वाला पोर्शन है वो तुम्हें रिवाइज भी काफी अच्छे से हो जाएगा। राइट नाउ, दिस क्वेश्चन इज अबाउट differentiate between the endogenic and the exogenic geomorphic processes. Now we know कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना, एक्सोजेनिक होते हैं और एंडोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक कौन से वाले थे? जो आउटर, ठीक है, एंडो इनसाइड। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग इनमें से किसका पार्ट बनता है? वेदरिंग इज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ इट? बाहर होता है, बाहर होता बाहर होता है या अंदर होता है इसमें? इट इज पार्ट ऑफ द एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस वी नो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो होते हैं जो अर्थ को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, बिकॉज मॉर्फिज्म और मॉर्फिक मीन्स टू चेंज। राइट, ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा है। नाउ एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जो भी स्टैटिक, अगर जब भी पार्ट आता है या जब भी तुम रिवाइज भी करते हो, तो उसको इस शेप में एक बार लिखने की कोशिश करा करो। कोई भी टॉपिक अगर तुम्हारे सामने आता है, चाहे वो स्पेक्ट्रम, मान लो इफ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, उसमें भी अगर कोई एक टॉपिक आता है ना, तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में एक बार लिख के देखा करो, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि तुमने उसमें से क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अब एक्चुअल में देखते हैं। नाउ द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth. तो स्टार्टिंग में वी आर डीलिंग विद दिस डेफिनेशन। अब बिल्कुल स्टैटिक हमारा क्वेश्चन है, तो हमको इसके साथ डील करना पड़ेगा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अब ऐसा नॉर्मल तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि जो सबके समझ में आ जाए। ये कोई सॉइल इरोजन तो है नहीं दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज वन ऑफ अ व्हाट, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस डेफिनेशन को अगर तुम अच्छे से याद कर लोगे, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे ही जियोमॉर्फिक को समझा देंगे, उसके बाद बाकी चीजों पर आओ कि डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म ये दो एंडोजेनिक है। उसके अलावा वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये सारे के सारे क्या है? एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। नाउ अब यहाँ तो ये ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, बट दे कैन बी कन्वर्टेड टू व्हाट, कि हम मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पर तुम अपना जो है डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हो अबाउट दिस, कि इसमें दोनों के दोनों बता दो दैट वी हैव एंडोजेनिक एंड वी हैव द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब उनके अंदर तुम्हें जो भी डिफाइन करने हैं दोनों के दोनों यहाँ लिख दो, एंड देयर वी हैव फोर ऑफ देम। ठीक है, तो डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म विल बी पार्ट ऑफ दिस, मास वेस्टिंग, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, दे विल बी पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी क्या आ जाएगी? वी विल बी डिफाइनिंग व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। राइट, तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे इस वाली चीज को। ये मैं शीट भी मैंने इसलिए निकाली है, दिस शीट आई हैव टेकन आउट जस्ट बिकॉज सो दैट वी हैव अ कंप्लीट आइडिया कि हमारा जो, हम जितना लिखने की सोचते हैं,
क्या वो वहां पर कंप्लीट आ भी जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज का याद रख। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया। कमिंग बैक, फिर इसने हमसे पूछा था जो मेन बॉडी पार्ट था, दैट इज कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो डिफरेंशिएशन वाला बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कुछ इसमें। देखिए स्टैटिक क्वेश्चंस में ना, स्टैटिक क्वेश्चंस जितने भी होंगे उसमें तुम्हें कुछ अलग से कुछ ज्यादा कुछ ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, इसको मोर ऑफ रिवीजन लेकर चला करो कि यार मैं लिख भी, अब तुम्हें डायरेक्ट ही देखो, दो ही तो टाइप के क्वेश्चंस होते हो सकते हैं ना। एक स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है भाई, और दूसरे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायनामिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ दूं कि डिजिटल जो मीडिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से, कि जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया पता है क्या है? जो डिजिटल मीडिया है एंड जो भी इसमें टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है, ठीक है, इसके वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स में एक नई चीज निकल कर आई है, विच इज द डिजिटल अरेस्ट। सुना है टर्म? आजकल न्यूज़पेपर में वगैरह में बहुत जगह ये चीज चलने लग रही है कि जैसे पीपल पीपल हु विल पोज एज पुलिसमैन या कोई भी एक ऑफिशियल की तरह पोज करेंगे, ठीक है, ड्रेस वगैरह पहन रखी होगी, आपको कॉल वगैरह करेंगे, एंड दे विल बी लाइक, दे विल बी लाइक व्हाट, कि वो आपको कॉल करके बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और आपके बच्चे का इस चीज में नाम आया, ठीक है, आपका हम एफआईआर में नाम दर्ज वगैरह कर रहे हैं, और आपको अगर इस चीज से वो करना है ना तो आप एक काम करो, हमको इतने पैसे भेज दो। ठीक है, अब जो बिल्कुल ही सोच के देखो, वो बिल्कुल अनपढ़ इंसान है, उसको अपने बेटे का ये है कि यार मेरा बेटा तो वहां पर गया हुआ है, तो उसके साथ लगातार वो कॉल पे बने रहते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं ताकि वो उस पर्सन से कांटेक्ट भी ना कर सके। और माँ बाप ने बोला, नहीं नहीं साहब, आप तो ड्रेस में कॉल करिए ना उसने। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट, जो ये एक फ्रॉड का कॉन्सेप्ट निकल कर आने लग रहा है, ये इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो काफी ऐसे केसेस बहुत सारे हो गए। ठीक है, एक के तो ऐसे पता नहीं इंडियन में कौन सी सिटी में था, दैट दे कॉल्ड द मदर। अब वो मदर बिल्कुल सिंपल सी थी, बच्चा बाहर गया हुआ था कहीं पर, तो इन्होंने इन्होंने पता कर लिया होगा, तो उसको कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा इस केस में वो हो गया। तो इतने में तो उन्होंने कॉल काटी थी, इतने तो उसकी मदर को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गई। ठीक है, बट इट वाज अ डिजिटल अरेस्ट वाला वो केस था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास जो नए नए निकल कर आते हैं, दीज आर द डायनेमिक क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस पे अपना हाथ साफ नहीं कर सकते, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो उसके लिए तुम्हें किस चीज की मदद लेनी पड़ेगी? यू विल हैव टू यूज योर हैंड, यू हैव टू यूज योर पेन, नोटबुक, टू राइट दी स्टैटिक। अगर स्टैटिक नहीं लिखोगे, लिखने की ही आदत शुरू नहीं होगी। मैं तुमको सिर्फ ये बताने लग रहा हूं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगर तुम इसको नहीं लिख रहे हो ना, तो यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। एनसीईआरटी का तो जो टॉपिक, अभी ये टॉपिक कहाँ का है? एनसीईआरटी का है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी के तो जो टॉपिक्स होते हैं, उनके हर सब टॉपिक के ऊपर कोशिश करो टू राइट एन आंसर ऑन दैट। ठीक है ना? काफी इसके बारे में मैंने तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, अब इसको करना बिल्कुल पूरा पूरा कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में है। डिफरेंसेस बिल्कुल सिंपल से हैं, बिल्कुल ऐसे का ऐसे तुम डिफरेंसेस लिख सकते हो। बस इन पॉइंटर्स की जगह इन पॉइंटर्स की जगह यू शुड बी लाइक कि जो भी तुम डिफरेंसेस लिख रहे हो, यूज दी नंबरिंग फॉर्मेट। ठीक है, नंबरिंग फॉर्मेट को यूज करने का बस पर्पस यही होता है कि एग्जामिनर को वहां बैठ के काउंट ना करना पड़े कि इसने कितने लिखे। ठीक है, अगर जब हम ऐसे बुलेट पॉइंट्स में देते हैं तो हम उसका ही काम डिफिकल्ट बना रहे हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जो इनसाइड ऑफ द अर्थ होते हैं, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आंसर को भी याद कर लेते हैं। एंडोजेनिक इनसाइड ऑफ द अर्थ होते हैं। इन प्रोसेसेस को चलाने की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कहाँ से आती है? फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोडियल हीट। सो इफ यू रिमेंबर प्राइमोडियल हीट, जो हीट अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पर उसके अंदर रह गई थी, दैट इज द प्राइमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये वो तीन चीजें हैं जो इन प्रोसेसेस को मूव करते हैं। ठीक है, अब
सर ये तो सिंपल सी चीज है, फिर हम इसका अभी क्या करें, हम क्लास में इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमें इस आंसर को बेटर बनाना है, ठीक है। एक तो हमने क्या चीज बनाई कि जो इस टाइप की जो चीजें होती हैं उसको आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, नंबर वन, ठीक है। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू से इज कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अब जैसे तुम्हें ये वाला फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये प्लेस या ओरिजिन है ना जिसकी बात हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट सेंटेंस, उससे पहले तुम लिख सकते हो कि प्लेस और ओरिजिन, और फिर तुम ये लिख सकते हो दैट इट हैपन्स इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, क्या करा हमने। और इस चीज को फिर तुम अंडरलाइन कर सकते हो सो दैट एग्जामिनर का इस चीज पे ध्यान रहता है कि अच्छा इसने ना क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि किन बेसिस पे हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएट बता सकते हैं। चलो, अब तुम्हें बताना है कि इसका क्या है, इसका क्या होगा इस सेकंड वाले पॉइंट का। व्हाट अबाउट दिस सेकंड पॉइंट, क्या आएगा इसमें। हेलो, यस। फोर्सेस, यस, ऑफ कोर्स, मेन फोर्स, ठीक है। या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, सोर्स फोर्स लिख सकते हैं, या सोर्स ऑफ फोर्सेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लूंगा, बिल्कुल किसी में भी, ठीक है। तो हम फोर्स बताने लग रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी दिस, सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना कि द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ मोस्टली बाय दिस एंड दिस, वो हीट लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना कैसे वो देख लो, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया मेन फोर्सेस, ठीक है। मेन फोर्स क्या है इसका, हीट है, ठीक है। ये मैं पहले तुमको इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम एक बार ये समझ जाओ कि यार हमें लिखना क्या है। फिर उसके बाद ऐसी ऐसी बुकलेट्स दिखाऊंगा, आंसर शीट्स की, तुम लगोगे यार ये मैं होता तो सारे नंबर काट लेता, टॉपर से हमारी वो फिर भी, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता हाउ यू डू इट, व्हाट यू राइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। हीट लिख दिया हमने, उसके बाद अब इस हीट को हमें क्या करना है, यहीं पर ऐसे तीन बना दो। फिर हम इसमें से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर प्राइमोडियल हीट आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके हम वो बाकी के दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो मेन फोर्स क्या है, मेन फोर्स तो हीट है ना, मेन फोर्स क्या है, हीट है। और हीट कहाँ कहाँ से आ रही है, इट इज कमिंग एज अ प्राइमोडियल हीट, जो अर्थ के ब्रैकेट में यहाँ क्या लिख दोगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, बस ओरिजिन लिख दिया तो उससे आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ से होने वाला है। क्लियर ये वाला पॉइंट, कैसे लिखना है इस चीज को, ठीक है। तो मतलब ये जो आपको एक प्रकार से जो ड्राफ्ट प्रोवाइडेड है, इस ड्राफ्ट को ऐसा का ऐसे कॉपी मत करना, इसको दो तीन बार आपको पहले तो रीड करना है, यू हैव टू रीड इट 2 to 3 times, you have to first read it, then you have to understand it, then write a good answer, ठीक है। आंसर को इतना जचा के लिखो, इतना आराम से लिखो। सी, बहुत सारे है ना, मतलब बहुत सारे क्या, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये बोला जाता है कि दैट टेक्निक जो है ना और आपकी जो मूवमेंट है ना वो पहले इंपॉर्टेंट है, स्पीड उसके बाद आएगी। वंस यू मास्टर दिस टेक्निक तो बहुत आराम से, सो इफ यू नो लाइक बॉक्सिंग, तो अपना आराम से उस चीज को टेस्ट करो कि यार ये हो कैसे रहा है ये वाली चीज, ठीक है। तो बिल्कुल जचा जचा के अपना आंसर लिखो, पूरी टेक्निक को मूवमेंट को समझ के, एंड स्पीड बाद में आती रहेगी विद टाइम। क्लियर है ये वाला पॉइंट, टेक्निक ओवर स्पीड। तो अगर तुम अपना पहला आंसर, दूसरा आंसर, 10वां 20वां आंसर अगर तुम 30 मिनट्स में लिख रहे हो तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बस एक ही पॉइंट है कि तुम लिख रहे हो बस उस चीज को, और कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो कि देखा और मैंने उठा के उस चीज को लिख दिया। नेक्स्ट का बता दो एक बार मेरे को, इसका थर्ड का क्या हो सकता है, यस। थर्ड का क्या हो सकता है, द एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम दिस इंड्यूसेस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द
लिथोस्फेयर। ठीक है, ये एक प्रकार से तुम्हें प्रोसेस बताने लग रहा है, व्हाट इट इज टेलिंग यू, प्रोसेस, कि भाई ये जो हीट जो फ्लो हुई है, इस हीट जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हीट की वजह से क्या चलने लग रहा है, ग्रेडियंट बनने लग रहे हैं। और इस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब अलग अलग हो गए, एक जगह ज्यादा एक जगह कम, जब ग्रेडियंट होगा तभी तो फ्लो होगा, और उस फ्लो की वजह से डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जैसी चीजें होती हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोसेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस एज दे क्रिएट रिलीफ फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद क्या आएगा, ये किस टाइप के फोर्स है, व्हाट इट इज टाइप ऑफ फोर्स, क्या है ये, टाइप ऑफ फोर्स, दिस वन इज टाइप ऑफ फोर्स। लिखते रहे ना, मिस ना हो जाए, क्योंकि है नहीं फिर ये कि भाई बार बार चीजें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे फलाना, ये वैसे ऐसे ही है। लास्ट में क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया, ये सब लिख दिया। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, कैटेगरी सेम रहेंगी। अगर तुम्हें अपना आंसर वैसे भी अगर इसको फोल्ड अप करना है, किसी और तरीके से लिखना है, देखो ये मैंने इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि वाई यू हैव टू राइट इट दिस पॉइंट फॉर्म। नहीं तो एक ये भी तो प्रोसेस होता है ना, कि जहां पर हम जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे एंडोजेनिक लिख देंगे, यहाँ एक्सोजेनिक लिख देंगे, और हम ऐसे करके इसको बना देंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बन सकता है, बट क्वेश्चन को समझो कि उसने पूछ क्या रखा है, कि वेदर वी विल एबल टू डू इट और नॉट। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता, और ये अगर मेरे सामने इस चीज में आता, तो देख मुझे साफ साफ पता है कि पहली बात तो ना, इस पॉइंट ऑफ तक तो क्वेश्चन लिखा होता है इंग्लिश और हिंदी में, यहाँ तक मेरी डेफिनेशन आएगी, यहाँ तक मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 5 या 6 पॉइंट्स हैं। थर्ड का हमने क्या करा है, 1 2 3, ये प्रोसेस है, थर्ड वाला, थर्ड वाला प्रोसेस है, फोर्थ वाला टाइप है, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है। यहां तक तो मेरा डेफिनेशन आ गई, मेरा डायग्राम आ जाएगा उसके बाद। अब मुझे ये पता है कि मेरे को सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग भी बताना है, राइट, मेरे को सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग बताना है। तो ये सारी कैलकुलेशन ना मैं पहले जब अपनी टेक्निक को अच्छा बनाने लग रहा हूं, तब मेरे को ये चीज हेल्प कर रही है कि यार ठीक है, मेरे को वेदरिंग के सिग्निफिकेंस ना मैं कम से कम 7 8 तो लिख ही पाऊंगा। ठीक है, और सोच के देखो, अगर मैं इस पॉइंट से भी यहां से भी अगर 7 8 लिखने शुरू करता हूं, तो आई विल बी एबल टू रीच टिल हेयर। ठीक है, तो 10 मार्कर में तो भर गया। तो मैं इनको ऐसे पॉइंट्स में ना लिखकर, आई विल यूज दिस, ये मैं इधर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, दिस विल बी एंडोजेनिक एंड दिस विल बी एक्सोजेनिक। प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका लिख दूंगा इनसाइड, इसका लिख दूंगा आउटसाइड। मेन फोर्सेस इसका लिख दूंगा, इसका लिख दूंगा, एग्जाम्पल्स इसके लिख दिए, इसके लिख दिए। ये वाला इस एरिया में एक दो पॉइंट आगे चला गया तो वो यहाँ पर आ जाए। बट कोशिश करना है टेबुलर फॉर्म कभी भी अपोजिट पे, मतलब अलग अलग पेजेस पे ना जाए, एग्जामिनर को पेज पलटने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस चीज का हमें अपना ध्यान रख के चलना है स्टार्टिंग में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे वेदरिंग की। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था इस क्वेश्चन का, ऑल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, उस पे बॉक्स अप करा, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, अपना उसको बॉक्स अप करा उस इंफॉर्मेशन को, और अपना सिग्निफिकेंस लिखने शुरू कर दिए कि इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है डायरेक्टली। स्टैटिक में कनेक्टर काम नहीं करते, डायग्राम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट इस वाले में डायग्राम बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो वेदरिंग के बिल्कुल सिंपल से सिग्निफिकेंस है कि वेदरिंग से होता क्या क्या है। अगेन तुम सेम वाली चीज यूज कर सकते हो, सेंटेंस को लिखने से पहले तुम उसके बारे में वो लिख के तुम उसको शुरू कर सकते हो। अभी सेंटेंस में से उसका टॉपिक निकालना, दैट शुड बी योर टास्क। एक दो करके देख लेते हैं। वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। अगर ये हमारी डेफिनेशन है, तो क्या हम इस डेफिनेशन को इस पॉइंट पे लिख सकते हैं,
पहले लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस से पहले हम उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेदरिंग होता क्या है। ठीक है, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कि हमें जो भी बिगर रॉक्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, प्रिपेयरिंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगोलिथ, रेगोलिथ जो टूटा हुआ जो मटेरियल था, ठीक है, ब्रोकन डाउन, एंड सोइल बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली वेदरिंग डूइंग? वेदरिंग इज द बेसिक और ए फंडामेंटल प्रोसेस, है ना? क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लिख सकते हैं हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल, हेल्प्स इन इरोजन, हेल्प्स इन मास मूवमेंट। भाई जब वेदरिंग हो जाएगी उसके बाद ही तो ये सब पॉसिबल है ना, सारा का सारा। तो हम क्या करेंगे इस चीज में, जब हम इसको करेंगे, हम इसको ये बता रहे हैं कि भाई वेदरिंग सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक और फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। क्लियर हो गया पहला वाला पॉइंट? इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन इट। ठीक है, तो वेदरिंग किस चीज को हेल्प कर रहा है? सॉइल की फॉर्मेशन को हेल्प कर रहा है। और सॉइल पे पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक प्रकार से इस पे इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की जगह हम इसमें क्या लिखेंगे, कि हम इसमें डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द वेदरिंग जो प्रोसेस है उसके ऊपर। डी में अपॉन वेजिटेशन विच इन टर्न, यहाँ पे डी नहीं आएगा एक्चुअली में, तो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यू है। ठीक है, विच इन टर्न इज डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल, कि कितनी ज्यादा किसी भी एरिया में वेदरिंग होगी। अब अगर तुमने एक बार एनसीईआरटी को अगर तुम इस चीज में देखोगे तो यू विल सी कि वहां पर ना एक तुम्हें ऐसे करके एक डायग्राम सा दे रखा है, ठीक है, इस वेदरिंग वाले में, कि जो ट्रॉपिक्स वाला जो एरिया है वहां पर तो ये सरफेस है, दिस इज दिस सरफेस। ठीक है, अब वेदरिंग कितनी होगी, कौन कौन सा मटेरियल ब्रेक डाउन होगा, अब वो डिपेंड करता है वो मटेरियल है कहाँ पर। अगर वो मटेरियल ट्रॉपिक्स के एरिया में है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। अच्छा, वहां पर हीट सोर्स ज्यादा होता है तो ज्यादा ब्रेक डाउन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि वहां पर ज्यादा नीचे तक वेदरिंग होगी। ठीक है, तो आपको डीपर लेयर ऑफ सॉइल्स मिल सकती हैं। तो वहां से ये वाला डायग्राम उठाना, ठीक है, इस डायग्राम को लर्न करना और इस वाले पॉइंट के अंदर उसको डाल देना। ठीक है, क्या लिखोगे तुम यहाँ पे कि जो वेदरिंग है, वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, सोइल फॉर्मेशन होने लग रहा है। सोइल फॉर्मेशन किस पे सोइल फॉर्मेशन के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर लिखा है बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन, बस इतना। और नीचे फिर वो अपना जो छोटा सा डायग्राम है वो बना दिया। ठीक है, वो इमेज डाल ली क्या? हाँ ये वाली, परफेक्ट। भाई इसने वो इमेज डाली है अभी। ठीक है, एंड दिस ये एनसीईआरटी वाली जो इमेज है वो है, तो अपने चैट बॉक्स में देख लेना। तो एग्जैक्टली इस इमेज की मैं बात कर रहा था। बट इसमें है ना इतना डिटेल में नहीं जाना है जितना डिटेल में है। तुम्हें समझ गए ना, इस इमेज को क्या सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किया जा सकता है? ठीक है, इस इमेज में ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये सब नहीं इतना दिखाना। बस तुम थोड़ा सा उसमें से कर्व वगैरह दिखा दोगे ना, ऐसे कर्व वगैरह दिखा दोगे और यहाँ लिख दोगे कि भाई ये ट्रॉपिक्स का एरिया है। ठीक है, ऊपर लिख देना मोर प्रेसिपिटेशन, मोर इंसोलेशन, ऐसे करके भी दिखा दोगे तो जब भी वो काम कर जाएगा। ठीक है, डायग्राम अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है, एग्जामिनर इसको डायग्राम को पढ़ने में 10 मिनट लगा देगा। ठीक है, तो प्लीज सिंप्लीफाई द डायग्राम्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? वेदरिंग एड्स मास इरोजन, दिस ऑल्सो चेंजेस इन लैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स।
ऐसे करके यू कैन राइट ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। तो ऐसे करके हमारा आंसर जो है इट विल रीच अप टू दिस, यहाँ पर या यहाँ पर इस पॉइंट तक ऐसे पहुंच जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द कंक्लूजन पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है, बट हमको पता है कि हमें यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिखना है। नाउ स्टैटिक क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द कंक्लूजन, क्या बताया था, क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द कंक्लूजन। अच्छा, कल हम जैसे बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट सोइल वाले, सोइल डे के बारे में हमने बात की थी, है ना? तो कब है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। हम्म। 5 दिसंबर तो आ गया, है ना? क्या है थीम? थीम हम्म। ना, टाइप वाले कुछ बोल रहे हैं, केयरिंग है कीर्ति। कीर्ति ने एक्सेप्ट चिपका दिया। कोलोन भी यूज कर दी कीर्ति ने। केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर मॉनिटर एंड मैनेज, परफेक्ट। ठीक है, तो कीर्ति ये, हाँ। अगर तू वैसे नॉर्मल लिख देती ना तो मेरे को लगता है इसको याद है। तुम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे लिख देते, लिखा आता है। ठीक है, तो यस इट इज सोइल वाले का, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, तो जब हम कंक्लूजन की इसमें बात करेंगे तो हमारे पास ना, मेरे को दो स्टेटमेंट समझ में आती है। ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या समझ में आती हैं, कि जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस, हमारा ये क्वेश्चन था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का, एंड दूसरी चीज थी हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड स्पेशली वेदरिंग। इन दो के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि दीज प्रोसेसेस दे आर बीइंग, यू नो, ये जिस स्पीड से होने चाहिए उस स्पीड से अब ये ज्यादा स्पीड से होने लग रहे हैं। तो इट मींस इनकी इंटेंसिटी, भाई ध्यान देना थोड़ा सा, कि कहाँ से चीजों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहे हैं, वेदरिंग हो रही है, स्टैटिक क्वेश्चन है, क्या किया जा सकता है भाई, इनकी जो इंटेंसिटी है प्लस इनकी जो पेस है, इन प्रोसेसेस की जो पेस है, स्पेस मतलब इनकी जो स्पीड है, क्या वो बढ़ गई है? रीजन कौन है, क्या बताया था, कौन रीजन होते हैं हमेशा? हम्म, वो आर द रीजंस। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम इनको, कि दीज, द इंटेंसिटी एंड द पेस ऑफ दीज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड वेदरिंग इन पर्टिकुलर। अच्छा, जब भी दो चीजों के बारे में लिखना होता है जहां पर एक चीज बड़ी कैटेगरी है और दूसरी वाली चीज उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखना जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, नॉर्मली तुम ये नोटिस भी कर लोगे बहुत सारी जगह पे। मैं लाइन ही बताता हूँ तुमको एग्जैक्टली जिससे तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। कंक्लूजन की लाइन है दैट द इंटेंसिटी एंड द पेस ऑफ द, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन जनरल एंड वेदरिंग इन पर्टिकुलर। मतलब वेदरिंग पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया, देख रहे हो क्या नोटिस करा यहाँ पर, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इन जनरल, जो बड़ी कैटेगरी है उसके आगे लिखना है इन जनरल, एंड वेदरिंग इन पर्टिकुलर, जो मेन कैटेगरी है उसको इन पर्टिकुलर लिखना है, कि द इंटेंसिटी एंड द पेस ऑफ दीज आर ग्रोइंग। ठीक है, इनको ये क्या कर रहे हैं इसमें, जो है इंक्रीज होने लग रही है चीजें, इंटेंसिटी भी बढ़ने लग रही है और पेस भी बढ़ने लग रही है, जिनका एकमात्र कारण कौन है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं सारे के सारे, यानी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, राइट? ह्यूमन फैक्टर्स इसके लिए इन्वॉल्व है। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें अपनी इन एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स हैं इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, विच कैन बी फॉलोड बाय, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं,
हम अपने सोइल की बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, नंबर वन। बिकॉज वेदरिंग अगर ज्यादा होगी तो सोइल में ब्रेक, सोइल बनेगा मतलब ब्रेक डाउन होगा। सोइल अगर बनेगा तो ज्यादा, अगर और भी ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो खत्म होने लग रही है ना। तो इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए इंडिया शुड इंडिया शुड उसके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, एक क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऐसे करके है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगी। अब डेजर्टिफिकेशन हो कैसे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द सोइल इरोजन विच इज हैपनिंग, ठीक है। सोइल डिग्रेडेशन इसका पार्ट आ जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन वेदरिंग और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की इंटेंसिटी और पेस बढ़ने से रिलेटेड है, यहाँ पर क्लियर है। तो हम इस चीज का इसमें यूज करेंगे, क्लियर होगी बात, ठीक है। एक, अगर तुम सोइल इरोजन को जैसे वो करते हो, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ दैट, अभी स्क्रीन पोज हो रखी है ना आई थिंक, ठीक है। जो सोइल इरोजन है, ठीक है, अगर तुम उसको उसके सामने द हिंदू लिख के उसको सर्च करोगे, तो फर्स्ट आर्टिकल यू विल गेट इज दैट इंडिया इज लूजिंग 5334 मिलियन टन्स ऑफ सोइल, ठीक है। इतना सोइल इंडिया, 5334 मिलियन टन्स ऑफ सोइल इंडिया लूज करता है पर ईयर बिकॉज ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है। तो अगर मैं ये फैक्ट डाल दूंगा, एंड दिस सोइल इरोजन इज somehow related with the this global warming, anthropogenic factors, ठीक है, soil degradation and geomorphic processes and weathering, ठीक है। तो मैं अपना ध्यान इन चीजों पे लेकर आ जाता हूँ। दिस इज हाउ यू विल एंड योर आंसर। दो ही चीजें हैं, बता ज्यादा दिया है, दो ही चीजें, सिंपल सी बात है। एक तो ये है, ये दिखाना कि इसकी इंटेंसिटी और पेस बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है भाई, इस वजह से बढ़ रही है। दूसरा, तुम्हें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कंक्लूजन का हमेशा पॉइंट बिल्कुल ब्रीफ रखना, ब्रीफ समराइज्ड वे में रखना सारा का सारा, ठीक है। इस आंसर पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाया, बट इट वाज फॉर द बेनिफिट्स फॉर द फ्यूचर आंसर्स, फॉर द क्वेश्चंस टू कम, दैट वी हैव टू पुट इन सो मच एफर्ट्स इन दिस, ठीक है। हो जाएगा ये वाला, इसका बिल्कुल एक एक डिटेल में तुम्हें एक एक चीज बता दी। भाई 1 घंटा भी लग रहा है ना, इफ यू आर गेट डूइंग इट इन 1 आवर, डू इट, आई से। बिकॉज आज नहीं करोगे तो कल भी 1 घंटा लगेगा, परसों शुरू करोगे परसों भी 1 घंटा लगेगा। नो मैटर व्हेन यू स्टार्ट, यू विल स्टिल टेक 1 आवर, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स तो लोगे ही लोगे। वो जो तुम 7.5 मिनट्स का, अगर तुम 8 मिनट्स का टारगेट बनाए हुए हो, वो सिर्फ टारगेट कब अचीव होगा, या तो एग्जाम में होगा, और कई बार तो मॉक टेस्ट में भी अचीव नहीं हो पाता, यहाँ जरूर हो जाएगा। प्रेशर कैन, यू नो, इट कैन टर्न रिवर्स, ठीक है। इट कैन ब्रेक डाउन माउंटेन्स। तुम्हारे आंसर को 10 मिनट से 8 मिनट लाना तो प्रेशर का बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। सेकेंड वन इज, इसको शॉर्ट में करेंगे बिकॉज यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। एन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की वजह से लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस बताना है। Additionally, elaborate on the various depositional features of running water. If you remember, this was part of the NCERT as well. रनिंग वाटर एक एजेंट है, डिग्रेडेशनल एजेंट है। इसकी वजह से कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी फॉर्म होते हैं और कुछ डिपोजिशनल भी फॉर्म होते हैं, यस। डिपोजिशनल में वो डेल्टा वगैरह वो सब आ जाएगा जो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। जो जॉर्ज होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, कैस्केड्स होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो क्या बताना है इसमें हमें, रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स ब्रिंगिंग अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दिया। टू कंपोनेंट्स होते हैं रनिंग वाटर के, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। अगेन ये वाली लाइन का क्या करोगे, याद है ना क्या करना है इसका, यू टू कन्वर्ट इट इन द, हाँ, डायग्राम, यस। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, देखो, एक ओवरलैंड फ्लो होता है एंड सेकंड वन इज एज शीट्स। एक तो शीट वाला हो गया, दूसरा लीनियर फ्लो होगा, ठीक है। लीनियर फ्लो स्ट्रीम्स और रिवर्स
ऐसे करके फ्लो होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? वो सिग्निफिकेंस हम अगेन इन पॉइंट्स का पहले हमने वो बनाया, एंड देन वी हैव टू राइट इट। ये वाला पॉइंट भले ही कितना छोटा हो जाए, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि मतलब कैसे, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। द पॉइंट इज दिस, इफ समवन इज रीडिंग योर आंसर, जो तुमने जो पॉइंट लिखा है, दैट पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक है, सिग्निफिकेंस हो जाएगा, कोई डाउट इस पर्टिकुलर चीज में? ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिपोजिशनल फीचर्स पे। ठीक है, कि डिपोजिशनल फीचर्स पे हम आ जाते हैं। अब डिपोजिशनल फीचर्स का याद करो कि अलुवियल फेंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन, नेचुरल लेविस पॉइंट बार्स, ठीक है, और इरोजनस वैलीज, स्पिल ओवर द बैंक्स अबव द बेड। तो ये जो मेजर ऑफ द चीज है, इनके डायग्राम्स अवेलेबल हैं, यस। तो हर पॉइंट के साथ वो डायग्राम बनने चाहिए। वो अलुवियल फेंस वाला याद करो कि ड्राई, जब माउंटेन से, किसी भी माउंटेन या हायर प्लेटफॉर्म से जब एक रिवर प्लेन्स की तरफ एंटर होती है, तो वो एक या तो ब्रॉड बेस्ड या लेस स्टीप अलुवियल फैन बना देता है, या फिर कई बार क्या होता है, यही अलुवियल फैन हायर स्टीप वाला हो जाएगा। ठीक है। अब ये याद है कि ये किस कंडीशंस में फॉर्म होता है और ये किस कंडीशन में फॉर्म होता है। दो ही ऑप्शन थे, एक ह्यूमिड कंडीशंस थी, एक ड्राई कंडीशन में फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे फटाफट वहां पे ये, अब देखिए नॉर्मली वही चीज है जो हम प्रीलिम्स वगैरह के लिए स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए स्टडी करते हैं। बट यहाँ पर हम जब इनको ड्रॉ करेंगे, हमको अच्छे से अपना पता चल जाएगा कौन सा किसके लिए फॉर्म होता है। ठीक है, याद नहीं आ रहा तो उसको कर लो, उस चीज को, उसको मिस आउट मत करना बिल्कुल भी। डेल्टास का हम बता देंगे। ठीक है। अब एक और चीज ऐड करूं आंसर को बेटर बनाने के लिए। जब तुमने एक बार, हाँ, जेंटल स्लोप और एक हाई स्लोप वाला था, जब तुमने डेल्टास की यहाँ पे बात करी कि भाई डेल्टास जो है डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल दिखाई दे रहा है इसके अंदर? नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या करोगे, इसके अंदर एग्जाम्पल डालना जरूरी है। ठीक है। अब दो इंफॉर्मेशन का तुम यूज करोगे जो तुम्हें पता है, दो इंफॉर्मेशन पता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? कहाँ तक दिमाग जा सकता है? क्या करेंगे? दो इंफॉर्मेशन कौन सी हम यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे, तो क्या हम वहां पर मान लो अमेजन ले रहे हैं, हम नाइल ले रहे हैं, हम डेन्यूबे रिवर ले रहे हैं, ठीक है, हम राइन रिवर ले, बहुत सारी ऐसी रिवर है। ठीक है। और डार्लिंग रिवर है। याद है कहाँ कहाँ की रिवर्स है? मुर्रे, डार्लिंग, कहाँ की है इसका बताना, वेर इट इज लोकेटेड, कहाँ फ्लो करती है रिवर? म्यूरे डार्लिंग रिवर। म्यूरे अलग है, डार्लिंग अलग है, दोनों एक मतलब पूरा का पूरा फ्लड प्लेन बनाती है। कहाँ है ये, भूल गए? हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, गुड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, गुड, समवन रिमेम्बर्स। ठीक है, तो वो इस एरिया में फ्लो करती हैं। हम्म, ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में डार्लिंग रिवर फ्लो करती है। तो अब एक काम कर लो, क्लास में हमने डिस्कस करा था दी फ्लड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिन्स होते हैं, रिवर बेसिन स्टडी करे थे, माउंटेन्स हमने स्टडी करी थी, अलग अलग माउंटेन रेंजेस थे। याद करो भाई उनको, ये तो लिस्ट है 5-5 मिनट की, क्या हो गया उस बात का? घर वालों ने मुझे चाय और कॉफी एक साथ दे दी, मिक्स करके मारेंगे। आई बात समझ में? क्या करना है? हाँ, तो अब बता क्या रहा था, अभी तक तो बताया तो है नहीं। ब्रैकेट में तो लिखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर अब एक और इंफॉर्मेशन को याद करो, वी हैव स्टडीड दी टाइप्स ऑफ डेल्टा। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ डेल्टा पढ़े, आर्क्यूएट था, हाँ, वो
जो बर्ड फुट की तरह डेल्टा था, वो वाले थे, सारे के सारे प्रेजेंट थे। अब इनमें से कोई भी दो रिवर तुम एज ए एग्जाम्पल उठाओगे, यू पिक अप एनी टू रिवर्स, क्या करोगे, रिवर का नाम ब्रैकेट में उसकी कंट्री लिखोगे और उसके सामने डैश लगा के उसके टाइप ऑफ डेल्टा लिख दोगे। ठीक है। तो जिस का, अरे एक्चुअली कहाँ से आ गई कृति, कौन सी बात पे बोला तेने, मेरे को तो बात भी याद नहीं। चलो बताना। ये वाली चीज समझ में आई, तो इससे हम व्हाट वी आर टेलिंग द एग्जामिनर दैट वी नो द रिवर, वी नो द कंट्री एंड वी नो इवन द टाइप ऑफ डेल्टा। अब जब टाइप में था, वो एक टाइप हो सकता है। जब टाइप ऑफ डेल्टा की अगर हम बात करें, तो हम इसका जब डेल्टा को हम बता रहे हैं कि एक डिपोजिशनल फीचर है, तो एग्जाम्पल को हम इतना डिटेल्ड अप करके लिख सकते हैं, हमारा कुछ भी नहीं लगेगा, बेटर और हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो भाई इस चीज को नोट कर लेना, दैट वी हैव टू राइट द रिवर, ब्रैकेट में वी हैव टू राइट द कंट्री, एंड वी हैव टू राइट द टाइप ऑफ डेल्टा एज वेल। क्लियर, डन है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद वी हैव द फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। फिर तुमको पता है कि वो ऐसे करके वो डायग्राम था, यहाँ पर ये ऐसे बने हुए थे, दीज वर द नेचुरल लेवीज, राइट। फिर यहाँ पर वो आ जाता है, ऐसे करके क्या थे, दीज वर दी पॉइंट बार्स। ठीक है। तो ऐसे करके अपने इस डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे एग्जाम में मान लो डायग्राम आएगा ही नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू टू प्रैक्टिस इट। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ऐसे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर छप जाएगा, इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द कॉन्सेप्ट, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है। ये हो गया हमारा, हम डिपोजिशन सारे फीचर्स लिख देंगे भाई। लास्ट में क्या आ गया, द स्टडी ऑफ द रनिंग वाटर इन द इवोल्यूशन helps us understand appreciate the diversity of landforms on the surface of the earth। जो भी रनिंग वाटर के बारे में हमने लिखा है, ठीक है, अभी इस कंक्लूजन को फॉलो मत करना, ये बस ऐसे ही लिख रखा है। रनिंग वाटर के कंक्लूजन के बारे में मैं हमेशा तुम्हें दो या तीन स्टेटमेंट्स देने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ये भी पता होता है एग्जाम में सिर्फ दो ही मुश्किल से आ पाएंगी। जितनी जगह बचती है, ट्रस्ट मी, ओनली टू स्टेटमेंट विल बी देयर टू एबल टू वहां पर आ पाएंगे। जो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिनका तुम्हें मेन बॉडी का आइडिया नहीं होगा, वहां पर तुम कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा लिख पाओगे ताकि तुम जगह को बढ़ सको। ठीक है। बट बाकी क्वेश्चंस में मैक्सिमम टू स्टेटमेंट से इन इंट्रोडक्शन एंड टू स्टेटमेंट्स इन कंक्लूजन विल बी एबल टू कंप्लीट इट। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। रनिंग वाटर के रिगार्डिंग क्या क्या लिख सकते हो, कि जो रनिंग वाटर एजेंट है, ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है। ठीक है। ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है अलग अलग। क्योंकि ये देखो ना, एक रिवर एक डेल्टा भी बना रही है, एक रिवर एक लेक भी बनाकर आ रही है, मान लो चाहे वो ओक्सबो लेक ही क्यों ना, याद है ओक्सबो लेक कौन सी थी? ठीक है। इस एरिया में ओक्सबो लेक बन जाएगा। ठीक है। तो चाहे वो बेशक से ऑक्सबो लेक हो, या फिर वो बाद में जाके एस्चुरी बना रही हो, इस पे क्या डिपेंडेंट है, बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको अपनी परफेक्ट वे में रखना, इट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, और ये एक सिग्निफिकेंट टास्क है। ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। और जो भी हम यूएनएफ ट्रिपल सी के कन्वेंशन की अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्या वो क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता होगा? हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता होगा। तो अगर वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वी शुड इन वर्ड, इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस, इन चीज को भी कभी कभी लिख लिया करो, कि हमको थ्योरी में तो हम इसको फॉलो करते ही हैं, हमको इस चीज को इन प्रैक्टिस भी लेकर आना है। ठीक है। अब एक और वर्ड देता हूं आज के लिए जो तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करेगा। जब हम इस टाइप की चीज लिखते हैं तो सब ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख देंगे कि हाँ भाई इसको फॉलो करना चाहिए। तुम्हें क्या लिखना है, कि इस चीज को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट इट इन अ बेटर सेंस, वी हैव टू फोकस ऑन द
डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट्स करने हैं हमें इसकी तरफ। डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट्स का बिल्कुल क्लियरली मतलब है दैट की जो लोकल लेवल गवर्नेंस है, लोकल लेवल जो गवर्नेंस है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। आ रहे हो पॉइंट्स निकल के एक दो? समझ रहे हो कैसे चल रहा है जी? तो ऐसे करके अब तुमने यहाँ लोकल लेवल गवर्नेंस को भी इन्वॉल्व कर दिया। टॉपिक ज्योग्राफी का था, यहाँ पर तुमने एनवायरमेंट इकोलॉजी डाल दिया रिवर से उठा के। सी हाउ यू आर कनेक्टिंग द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जितने ज्यादा एस्पेक्ट्स को या जितनी ज्यादा अप्रोचेस को तुम, ठीक है, अपने आंसर में ले पाओगे, उतना ही आंसर तुम्हारा डायनेमिक बनेगा, उतना ही तुम्हारा आंसर नॉन बोरिंग कैटेगरी में आएगा। ठीक है? ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। थोड़ा सा टाइम लगाना, इसको करो। दोनों आंसर्स तो बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखने ही लिखने। अब अब, टू टेस्ट यू, व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इज लाइक, ये तुम्हारा अब एक एज अ होमवर्क है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, होम ही वर्क चल रहा है सारा का सारा तो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, बिफोर यू राइट द क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, इनको लिखने से पहले, बेस्ड ऑन वट एवर आई टोल्ड यू टूडे, वट एवर यू हैव got from me today, what you have to do is apply this on question number 32। पहले क्वेश्चन नंबर 32 को करो, इससे ये पता चल जाएगा whether you have got what I have said today। ठीक, ठीक है। तो एक बार इसको पहले 32 पे इंप्लीमेंट करो, क्योंकि 30 और 31 तो तुम कर लो। ठीक है, अगर याद ना रहे, गो टू द वीडियो, वॉच इट ओवर देयर, वापस आना, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना। ठीक है, बट अभी तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल शार्प है, अभी जो बातें बताई हैं वो तुम्हारे दिमाग में, जितनी भी चीजें बताई हैं उस सारी चीजों को इस क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, इफ यू डू दिस देन इट मीन्स यू हैव गॉट व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। क्लियर? कोई डाउट इस चीज में भाई? डन करें फिर? I took 50 minutes to go through this। हम्म, फिर फटाफट बता दो। कॉल इट अ डे। ओह ये कट, idioms एंड phrases का सही उपयोग चल रहा है। बहुत बढ़िया कहते। ठीक है, ओके, लेट्स कॉल इट अ डे देन, एंड लेट्स स्टार्ट implementing then take action with the things। ठीक है, चलो, विल सी यू लेटर ऑन, पहले इसको करके आओ। ठीक है, टेक केयर।